हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर सामना करना इन मुश्किलों से मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट फर्स्ट किया था। आज इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, जो कि अपोज करती है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। ध्यान दीजिएगा, फ्लो ऑफ करंट को कंज्यूम नहीं करती। कभी भी रजिस्टर चार्ज को कंज्यूम नहीं करती है, ये बस क्या करती है, ठीक है। अ डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है, अ डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, which oppose the flow of current। ठीक है, चलिए, तो ये आपने ये पढ़ा था। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो रजिस्टर होते हैं जनरली हम यहाँ पे कैसे कार्बन कोडेड रजिस्टर पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन कोडेड रजिस्टर, या आप कह दो कि जनरली कार्बन रजिस्टर पढ़ते हैं, जो कि क्या होते हैं, ठीक है, बाहर किसी इंसुलेटर के द्वारा वो रैप किए जाते हैं। मतलब उनके बाहर इंसुलेटर लगा होता है और उस पे कलर बैंड्स होते हैं, उस पे कलर बैंड्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर को दो तरीके से जोड़ा जाता है किसी सर्किट में। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हेड टू टेल या टेल टू हेड। अब हेड टू हेड, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मैंने ये एक रजिस्टर लिया, ये इसका हेड, ये इसका टेल। अब इसके टेल से दूसरे का हेड जोड़ दिया, अब इसके टेल से दूसरे का हेड जोड़ दिया। ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता था। ठीक है, हेड टू टेल। एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो सबका पॉजिटिव में एक साथ जोड़ दो। सबका पॉजिटिव में एक साथ जोड़ दूं। ठीक है, एक इस तरीके की कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो हेड टू टेल मींस एक के एंड से दूसरे का स्टार्ट, एक के एंड से दूसरे का स्टार्टिंग, ये जोड़ते चले जाएं। अब इसको लेके कहाँ जोड़ दें, इसको लाके जोड़ दें कहाँ पे, इसको ले जाके बैटरी से जोड़ दें, इसको ले जाके कहाँ जोड़ दें, बैटरी से। ऐसे ही इसको ले जाके कहाँ जोड़ दें, ठीक है, बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ठीक है, यहां से अगर आई करंट जा रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है, तो अब आप देखिए कि सारा करंट यहां आई ही जाएगा। अरे भैया, अगर पॉजिटिव से आई करंट निकला है तो निगेटिव पे आई ही जाएगा, और करंट के जाने का एक ही रास्ता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सबके थ्रू करंट कितना जाएगा, सबके थ्रू करंट आई ही जाएगा। ये देखो, अच्छा, आप सोच रहे होंगे
आप सोच रहे होंगे कि रजिस्टर्स, जो रजिस्टर होता है वो तो अपोज करता है फ्लो को, तो फ्लो को अपोज करता है, वो फ्लो को अपोज करता है, टोटल करंट तो उतना ही जाएगा। अरे भैया नेट चार्ज तो कंजर्व होता है, यहां से जितना चार्ज निकला उतना चार्ज यहां जाएगा। तो आप ये सोच रहे होगे कि यहां से भी तो वही होगा कि यहां से आई निकला है तो यहां आई जाएगा, लेकिन यहां आई जाने के 3 रास्ते हैं, यहां आई जाने के 3 रास्ते हैं, तो ये करंट बट जाएगा, यहां I1, यहां I2 और यहां I3। अगर ये R1, R2, R3 है, अच्छा यहां जाके सब मिल जाएगा, यहां जाके सब मिल जाएगा और यहां से नेट करंट कुल मिला के क्या हो जाएगी, I चली जाएगी। अब जरा देखिए, यहां से आई करंट जा रही है, रेजिस्टेंस R1 है, तो इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो B1 होगा। इसके थ्रू कितना होगा, वो B2 होगा, और इसके थ्रू कितना होगा, वो B3 होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों सीरीज में करंट सेम रहता है, क्योंकि नेट चार्ज तो कंजर्व होता है और करंट को जाने का एक ही रास्ता है, तो सबके थ्रू आई ही होके जाएगा। अच्छा इसमें देखिए, इसमें आप देखिए, इसमें इन दोनों पॉइंटों के बीच, इन दोनों पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल है, जैसे अगर आप समझिए कि यहां पे लेटर सपोज मैंने मान लिया 0 पोटेंशियल है, तो यहां पे B पोटेंशियल है, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, B है। तो अब आप बताओ 0 है, यहां B है। अच्छा मैंने यहां माना यहां 0 है, ठीक, यहां 0 है और यहां B है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए यहां क्या होगा, यहां B1, यहां B2, यहां B3। अब 0 और B है और I1 और R1 ये चेंज है, तो सबके थ्रू B इसमें क्या होता है, सेम होता है। सबके थ्रू इसमें B क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सबके थ्रू B क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इसमें सबके थ्रू B अलग अलग होगा, क्योंकि सारे रजिस्टर्स, ठीक है, सारे रजिस्टर एक ही लाइन में कनेक्ट है और सबके थ्रू I सेम जा रहा है। I अगर सबके थ्रू सेम जा रहा है तो B1 जो होगा वो अलग अलग होगा। अब यहां देखिए, अगर I1 I2 मींस करंट डिफरेंट जा रही है, तो जो B होगा सब में वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जो B होगा सब में वो क्या होगा, सेम होगा। और ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो एमीटर होता है, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे एमीटर कैसे जोड़ेंगे, तो एमीटर को ऐसे ही जोड़ देंगे, ये देखिए ए लिख दिया मैंने, ठीक है, एमीटर। अच्छा ओल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो ओल्ट मीटर को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ये देखिए ऐसे किसको जोड़ेंगे, ओल्ट मीटर को, ऐसे ओल्ट मीटर को, ठीक है, ठीक। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। क्यों यहां पे पोटेंशियल सेम है, क्योंकि सिर्फ ये 2 पॉइंट का ही अरेंजमेंट है। तो 2 पॉइंट का अरेंजमेंट है, तो नेट जो चेंज होगा, नेट जो चेंज होगा वो सेम ही आना चाहिए। जैसे 0 से B का चेंज, 0 से B का चेंज, तो आपने कहा B आया तो सब में B है, लेकिन यहां 0 से B का चेंज नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, रजिस्टर्स हैं, तो यहां पे B1, B2 और B3। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये डायग्राम आप देखते रहिए, ठीक है, ये डायग्राम आप देखते रहिए। अब देखिए, मैं आपसे पूछूं कि नेट B कितना है, नेट B कितना है, तो आप कहोगे वो है B1 प्लस B2 प्लस B3 है। और ओम्स लॉ से आपने पढ़ा था कि B इक्वल टू क्या होता है, IR इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। अरे इस सर्किट का कितना R इक्विवेलेंट होगा। अच्छा B1 क्या होगा, IR1, B2 क्या होगा, IR2 और B3 क्या होगा, IR3। तो यहां से I ये हो गया R इक्विवेलेंट, यहां से I कॉमन, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से I और I कैंसल आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ध्यान दीजिएगा ये इक्विवेलेंस फार्मूला आ गया किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। यानी जब हम रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे तो जो आपका क्या होगा, जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अच्छा पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, तो पैरेलल में क्या क्या चीजें डिफरेंट है, अपने का आई डिफरेंट है। अच्छा मैं आपसे कहूं कि जो नेट आई होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि I1 प्लस I2 और प्लस I3 के बराबर होगा। अच्छा आई क्या होता है, आपने का B अपॉन R इक्विवेलेंट होगा, आई अरे टोटल। तो I1 कितना होगा, B अपॉन R1, ये कितना होगा B अपॉन R2, ये कितना होगा B अपॉन R3। ये देखिए B R इक्विवेलेंट, यहां से मैं B बाहर ले लूंगा तो क्या मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अब आप देखिए यहां से B और B कट गया, B और B कट गया, तो इधर क्या बचा अपने का, इधर बचा 1, इधर क्या बचा कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो अगर रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही सीरीज में फॉर्मूला होता है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एमीटर को कहाँ लगाएंगे, सीरीज में। वोल्ट मीटर को कहाँ लगाएंगे, पैरेलल में। अच्छा एमीटर को सीरीज में क्योंकि करंट को मेजर करना है और सीरीज में करंट सेम होती है, दैट्स व्हाई एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है। अब कोई आपसे कहे इफ n रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R each are arranged in series, are arranged in series, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा N इंटू R, वो क्या हो जाएगा N इंटू R। वैसे आप देखिए if n registers of resistance R each are arranged in parallel, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R/N, वो क्या हो जाएगा R/N। अच्छा पैरेलल में और देखिए आप, ठीक है, पैरेलल में अगर दो रजिस्टर है और अगर वो पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आप लिख सकते हो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या लिख सकते हो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे एक 6 का और एक 3 का पैरेलल में है तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, बताओ कितने का आ जाएगा, 2 ओम का आएगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट से हमेशा ज्यादा आएगा। अच्छा कोई कहे अगर 3 है तो R इक्विवेलेंट 3 के लिए क्या होगा, R1 R2 R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1, ये होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, बस वही एलसीएम आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया गया है। ठीक है, वही एलसीएम आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया गया है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट R/N हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, मैं कुछ आपको अब इंपॉर्टेंट देखिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें देखिए क्या क्या है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए है क्या क्या। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज देखते हैं। ठीक, एक क्वांटिटी होती है पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, ठीक है,
तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसी को पावर बोलते हैं। लिखते हैं P से, P इजकल टू होता है W/T, क्या होता है? W/T। अच्छा, W क्या होता है? W होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है B इजकल टू W/Q, तो W क्या होता है? BQ/T, BQ/T। तो P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा B इंटू I, P क्या हो जाएगा? B इंटू I। अच्छा, कोई यूनिट पूछे तो यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वॉट, इसी को बोलते हैं वॉट, ठीक है। ये तो वॉट छोटी सी यूनिट है, बड़ी यूनिट क्या होती है? किलोवाट होती है, ठीक है। और क्या होती है? HP होती है, हार्स पावर। 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। ध्यान समझिएगा, जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट होती है। ऐसे कोई पूछ ले कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? ठीक है, वो क्या होती है आपकी? kWh, किलोवाट आर होती है। कितनी होती है? किलोवाट आर। और ठीक है, और कुछ बात याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आर 3.6 इंटू 10 की पावर 6, कितना? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या होती है? 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये होती है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? kWh होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, ये आपने एक फॉर्मूला देखा, ठीक है, आपने एक फॉर्मूला देखा कि P इजकल टू BI। और आप देखिए, अब देखिए क्या मैं लिख सकता हूं? P, B के जगह पे I इंटू R, और एक और I आ गया, तो P क्या हो गया? I स्क्वायर R। अब आप देखिए P, B लिखा है, इस I के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं? B/R, तो वो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बाई R, क्या हो जाएगा वो? B स्क्वायर बाई R, ठीक, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जनरली कुछ लोग इसको P इजकल टू BI कहते हैं, ये पावर डेलीवर्ड है। ये क्या है? पावर डेलीवर्ड, ठीक है। P इजकल टू I स्क्वायर बाई R और P इजकल टू B स्क्वायर बाई R, इसमें R आ गया तो ये सब पावर कंज्यूम्ड कहते हैं, मतलब R आ गया तो कंज्यूम करेगा। P इजकल टू I स्क्वायर R कब लगाएंगे? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या होता है? सेम होता है। P इजकल टू B स्क्वायर बाई R, P इजकल टू B स्क्वायर बाई R, ये कहाँ लगाएंगे? ये लगाएंगे आप कहाँ? ये लगाएंगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि पैरेलल में B क्या होता है? सेम होता है। पैरेलल में B क्या होता है? सेम होता है। चलिए और चीजें पढ़ते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। फिर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। जब करंट फ्लो होती है तो हीट होते हैं और वो जलते हैं, जैसे 100 वाट की बल्ब, ठीक है। आपने देखा होगा टंगस्टन लगा होता है, जब हीट जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट क्या होता है? हीट होता है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वो वर्क करता है। टंगस्टन आपने देखा होगा, ठीक है। टंगस्टन जिसका सिंबल क्या होता है? W, क्योंकि उसका लैटिन नेम क्या होता है? उल्फॉर्म होता है, ठीक। ऐसे आपने इलेक्ट्रिक प्रेस देखा होगा, आपने टोस्टर देखा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, हीटर देखा होगा, ये सारी चीजें किस पे काम करती हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स ने, ठीक है, एक लॉ दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने बताया कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उस कंडक्टर में क्या जनरेट होगी? उस कंडक्टर में हीट जनरेट होगी। अरे भैया, करंट भी तो फ्लो कर रही है, नहीं कि एनर्जी फ्लो कर रही है, और एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, तो वहां पे हीट फ्लो होगा। और उन्होंने कहा जो हीट है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई स्क्वायर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के। जितना इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस कराएगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और H इजगल टू क्या हो जाएगा, H इजगल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, H इजगल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई कहे ग्राफ ड्रा करिए, तो देखिए छोटे छोटे ग्राफ ध्यान रखिएगा आप, कि अगर कोई कहे आई स्क्वायर और H का ग्राफ बनाइए, सीधा चला जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई और H का ग्राफ बनाइए, आई और H का ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा उसका स्क्वायर टाइम क्या बढ़ेगा, H बढ़ेगा, उसका स्क्वायर टाइम H बढ़ेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ चला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ चला जाएगा। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है।